वेलकम बैक एवरीवन। आरो यारो के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर्स के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है 112। पहला प्रश्न है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? या 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? ठीक है, 24 का ये 59वां, और इसकी घोषणा की गई 25 में, अभी हाल ही में, और 23 वाला जिसकी घोषणा की गई 24 में। तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित व्यक्ति का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, श्री विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 23 का था, 24 में सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं ये। विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, और यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है। स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न बनेगा। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से श्री विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है, और इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, यहाँ 1961 की जगह कोई भी सन हो, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ भारतीय ज्ञानपीठ की जगह के बिरला फाउंडेशन हो, तब भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल की जगह कुछ भी नाम दे सकता है। गुलजार दे दिया, रामभद्राचार्य दे दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको 58वां मिला था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित कौन? रामभद्राचार्य, जो कि संस्कृत विद्वान है, और गुलजार कौन है? उर्दू शायर और गीतकार। गुलजार का वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, 26 मार्च 2025 को 34वां सरस्वती सम्मान 2024 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना 1994 में हुई थी। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ये नाम याद रखिएगा, यही है। और ये जो सरस्वती सम्मान है, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, ना कि 94 में। तो सही पूछ रहा है, सही केवल एक ही स्टेटमेंट होगा यहाँ पर, यानी केवल एक होगा। जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए, क्योंकि पहला सही है तो डी भी नहीं होगा। 26 मार्च 2025 को हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को वर्ष 2024 के 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें यह जो सम्मान है उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो कि संस्कृत में है, उसके लिए दिया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 2022 में। इससे पहले 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। ठीक है, तो वहाँ 1994 लिखा है, वो गलत है। ये सारे बुलेट पॉइंट है जिन पर अंडरलाइन की गई है, याद रखना है इनको। देखिए, ये जो सरस्वती सम्मान है हर साल संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र मिलता है, स्मृति चिन्ह मिलता है, और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मिला था। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे ये। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट पीडीएफ से जोड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक है, ये सीरीज 2025 के लिए है। तो ये जो 27 जुलाई को एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम है, मतलब प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है, 2022-23 वाला जो लीक हो गया था। ठीक है, उसके बाद भी ये सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि नया जो आरओ आएगा वो दिसंबर में आएगा। ठीक है, और उसके बाद उसका एग्ज़ाम 2 से 3 महीने में होगा। तीसरा प्रश्न है, और अक्टूबर में जो है पीसीएस की परीक्षा है, उसके बाद नया आरओ आ जाएगा। एबल पुरस्कार से सम्मानित संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे।
यह भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। वर्ष 2025 में यह पुरस्कार मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। कौन सा कथन सही है इसमें? देखिए, एबल पुरस्कार जो है गणित का नोबल है, ये तो भौतिकी के क्षेत्र में तो दिया नहीं जाएगा, ये गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अब जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, मिल गया आंसर अपना। 2 और 3 केवल। आपको 2002 भी नहीं पता था, तब भी एलिमिनेट हो गया। तो वर्ष 2025 का यह पुरस्कार मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया और इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई थी। दूसरा तीसरा सही है। 26 मार्च 2025 को द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार जापानी गणितज्ञ प्रसिद्ध मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए, विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल वेव्स की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, 26 मार्च 2025 की घोषणा की गई है। 2-3 महीने का समय हो गया तो प्रश्न बन सकता है। अच्छा प्रश्न है, अच्छे प्रश्न रखेंगे एग्जामिनर तो बनेगा बिल्कुल। इस पुरस्कार के बारे में जाने तो गणित का नोबल माना जाता है इसको। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना नॉर्वे सरकार द्वारा नॉर्वे के महान गणितज्ञ नील्स एबल की स्मृति में नॉर्वे द्वारा 2002 में की गई थी। इसलिए दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। ठीक है। श्रीनिवास एस वर्धन वर्ष 2007 में इस पुरस्कार के एकमात्र भारतीय विजेता हैं, इसको भी याद रखिएगा। और वर्ष 2024 के विजेता का नाम पूछ ले तो फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रेंड, और 25 के जापानी हैं मासाकी काशीवारा। चौथा प्रश्न है, मार्च 2025 में यूक्रेन के लिए चौथी शांति और सुरक्षा बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? फ्रांस के पेरिस में हुई थी ये। देखिए, मार्च 2025 में यूक्रेन के लिए चौथी शांति और सुरक्षा बैठक 2025 पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई। इस बैठक में यूरोप के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और बैठक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि सभी देशों ने युद्ध के न्यायपूर्ण रूप से शांति के साथ समाप्त नहीं होने तक रूस के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हटाने का समर्थन किया। 5 मार्च 2025 को तीसरा सोर्स एक्स इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तीसरा सोर्स एक्स इंडिया 2025 आयोजित किया गया ये नई दिल्ली में। देखिए, 26 से 28 मार्च 2025 को तीसरा सोर्स एक्स इंडिया 2025 यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। टेक कृति, ठीक है, टेक कृति मतलब टेक्नोलॉजी वाली टेक कृति 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव है। इसे 27 से 30 मार्च 2025 को आईआईटी कानपुर में आयोजित किया गया। ये जगह यूपी में आती है और यूपी का एग्जाम है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक कृति 2025 दोनों के दोनों सही है इसका आंसर। देखिए, 27 से 30 मार्च 2025 को टेक कृति आईआईटी कानपुर में आयोजित किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, यानी सीडीएस ने। इस महोत्सव की एक प्रमुख विशेषता रक्षा प्रदर्शनी में अत्याधुनिक रक्षा तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष खंड रक्षा कृति था। मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में नियुक्त किया? शेन वॉटसन, संजय भट्ट, इंदिरा नूई, स्टीव वॉ। पूर्व क्रिकेटर हैं स्टीव वॉ, ये है इसका आंसर। मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में नियुक्त किया। यह केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों का एक राष्ट्रीय मंच है, जिसे ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वर्ष 2023 में स्थापित किया था, 2 साल पहले। इसका उद्देश्य है भारत के साथ सहयोग और सहभागिता को अधिक विस्तार देना।
मार्च 2025 में किस भारतीय मूल की लेखिका को सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इन 6 महिलाओं को, दुनिया भर की 6 महिलाओं को मिला है सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम, और इसमें एक भारतीय महिला भी शामिल है जिनका नाम है कमला देवी अरविंदन। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, मार्च 2025 में भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार कमला देवी अरविंदन को सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, कमला देवी अरविंदन को सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम को सिंगापुर महिला संगठन परिषद द्वारा शुरू किया गया था, जो इस वर्ष अपनी 45वीं वर्षगांठ मना रहा 2025 में। वह उन 6 महिलाओं में शामिल हैं। कमला देवी अरविंदन उन 6 महिलाओं में शामिल है जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कमला देवी अरविंदन जो हैं वो तमिल और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखती हैं। उनकी कुछ रचनाएं अंग्रेजी में अनुवादित होकर भारत, कनाडा और मलेशिया में प्रकाशित हुई हैं। मार्च 2025 में किस भारतीय अभिनेता को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है? और ये पहले भारतीय अभिनेता हैं जिनको ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनका नाम है चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मार्च 2025 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता तेलुगु सिनेमा के हैं ये चिरंजीवी को लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, और वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिनेता हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वर्ष 2024 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं चिरंजीवी। ठीक है, दूसरा है ये, तो पहला कौन सा है? भारत रत्न है पहला। 10वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा किस संगठन के सहयोग से नीति NCAR स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया? किस संगठन के सहयोग से नीति NCAR स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल विकसित किया गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च? NCAR, ए ही है इसका आंसर। देखिए, 1 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नीति NCAR स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह जो पोर्टल है वो नीति आयोग द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से विकसित किया गया है, NCAR के। यह पोर्टल वर्ष 1990-91 से 2022-23 तक के 30 वर्षों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय आंकड़ों, शोध रिपोर्टों, अभिलेखों और विशेषज्ञ टिप्पणियों का व्यापक भंडार है। और यह पोर्टल राज्यों को प्रमाणिक आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वित्त वर्ष 24-25, ठीक है, 24 के अप्रैल से 25 के फरवरी में खनिज और गैर खनिज धातु उत्पादन में वृद्धि हुई है। वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत जो है वो लोहा इसके उत्पादन में दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। वित्त वर्ष 24-25 में मैग्नीज अयस्क उत्पादन में 3.6% की वृद्धि हुई, और वित्त वर्ष 24-25 में परिष्कृत तांबे का उत्पादन 7.1% बढ़कर 4.97 लाख टन हुआ। देखिए, पहला सही है, भारत लोहा के उत्पादन में दुनिया में चौथे स्थान पर है, एल्युमिनियम में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 24-25 में मैग्नीज अयस्क में 13.6% नहीं, 12+ की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर ये गलत है। और डी वाला भी सही है। वित्त वर्ष 24-25 में परिष्कृत तांबे का उत्पादन 7.1% बढ़कर 4.97 लाख टन हुआ। ठीक है, तो मैग्नीज 3.6% की जो वृद्धि हुई है वो बॉक्साइट के उत्पादन में हुई है। मैग्नीज में तो बड़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, 12.8% की। भारत में वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। भारत शीर्ष 10 परिष्कृत तांबा उत्पादक देशों में शामिल है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है।
ठीक है। और मैग्नीज अयस्क में बात करें, मैग्नीज अयस्क का उत्पादन 3.0 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 24-25 में 3.4 मिलियन टन हो गया, अर्थात 12.8% की वृद्धि हुई, ना कि 3.6 की। 3.6% की वृद्धि हुई है वॉक्साइट उत्पादन में, तो वॉक्साइट के लिए लिखी थी लाइन, ना कि मैग्नीज में। ठीक है। 3.6% की वृद्धि के साथ जो वॉक्साइट है वो 21.9 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर वित्त वर्ष 24-25 में 22.7 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। तो अधिकतर वृद्धि ही हुई है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले तो 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राज्य में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण और ग्रामीण मार्गों में संगठित, सुविधाजनक और सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की? मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा किस राज्य सरकार की है? ये मध्य प्रदेश सरकार की है। बी है इसका आंसर। 1 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्यों में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण और ग्रामीण मार्गों में संगठित, सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। तो मध्य प्रदेश सरकार का नाम याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 24-25 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। पहला स्टेटमेंट है, भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 100 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। ठीक है, भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता ने 100 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। वित्त वर्ष 24-25 में कुल 25 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 24 की तुलना में 35% अधिक है। क्या सौर पीवी सेल निर्माण क्षमता मार्च 2025 तक घटकर 9 गीगावाट रह गई? क्या प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत वित्त वर्ष 25 में 4.4 लाख सौर पंप स्थापित किए गए? क्या देखिए, भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता ने 100 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है, पहला सही है। वित्त वर्ष 24-25 में कुल 25 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 24 की तुलना में 35% अधिक है, यह भी ठीक है। सौर पीवी सेल निर्माण क्षमता मार्च 2025 तक 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई, ना कि घट गई, ये गलत है। और पीएम कुसुम योजना के तहत वित्त वर्ष 25 में 4.4 लाख सौर पंप स्थापित किए गए। चूंकि वृद्धि हो रही है तो घटेगा क्यों? ठीक है, भारत ने वित्त वर्ष 24-25 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सौर पीवी सेल निर्माण क्षमता 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई, ना कि घटी। सीधा सीधा प्रश्न भी कर सकता है कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है, जो अप्रैल 2025 में समाचारों में रही। यहाँ प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 को भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। आपको बताना है कि वंदना कटारिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है। वंदना कटारिया भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। वर्ष 2009 में पदार्पण करने के बाद उन्होंने 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 158 गोल किए। ठीक है, ये हॉकी वॉकी में या कोई फुटबॉल से संबंधित एग्जैक्ट गोलों की संख्या भी पूछ लेता है एग्जाम्स में उस खिलाड़ी की। बिल्कुल 158 गोल किए हैं 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वंदना कटारिया ने। ठीक है, सेवानिवृत्त हुई हैं ये, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है इन्होंने हाल ही में। ठीक है, उत्तराखंड की है ये वंदना कटारिया। दोनों का दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। हरिद्वार में जन्म हुआ था इनका। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। इसके साथ ही उनके 15 साल से अधिक लंबे करियर का अंत हो गया। वंदना कटारिया भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। वर्ष 2009 में पदार्पण के बाद उन्होंने 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 158 गोल किए। वंदना कटारिया को वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2002 में इनको 2022 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और उत्तराखंड सरकार का एक पुरस्कार है तिलो रोतेली पुरस्कार, ये भी इनको 2021 में मिल चुका है। क्यों मिलता है? ये महिलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए देती है उत्तराखंड की सरकार। हीरो एशिया कप 2025 का मेजबान शहर कौन है?
हीरो एशिया कप 2025 का मेजबान शहर है बिहार का राजगीर। देखिए राजगीर बिहार इस वर्ष अगस्त में यानी अगले महीने में हीरो एशिया कप 2025 हीरो एशिया कप हॉकी का जो टूर्नामेंट है 2025 की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हाल ही में विकसित जो बिहार का राजगीर हॉकी स्टेडियम है उसमें होगा। हीरो एशिया कप के 12वें संस्करण में, मतलब ये जो संस्करण होने वाला है वो 12वां संस्करण है। भारत, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और मलेशिया सहित 8 टीमें भाग लेंगी। 6 तो ये हो गई। शेष जो 2 टीम है वो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट AHF कप के माध्यम से अपना स्थान सुरक्षित करेंगी। वो कौन सी होगी, ठीक है, वो 2 टीमें को इसमें पता चलेगा। एशिया कप हॉकी का सर्वाधिक बार जो खिताब है वो दक्षिण कोरिया ने जीता है और भारत और पाकिस्तान ने 3-3 बार ये टूर्नामेंट जीता है। भारत में हो रहा है बिहार के राजगीर में। देखिए कुंभकोणम बेत्रिले जो कि है पान का पत्ता, और दूसरा है थोबलाई मणिक्का माला जो कि एक फूलों की माला कह सकते हैं इसको। इनको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया हाल ही में, और ये दोनों के दोनों किस राज्य के जीआई टैग हैं? तमिलनाडु के जीआई टैग हैं। यहाँ प्रश्न कुछ और है। यहाँ प्रश्न यह है कि थोबलाई मणिक्का माला और कुंभकोणम बेत्रिले इनको जीआई टैग मिलने के बाद तमिलनाडु में कुल जीआई टैग की संख्या कितनी हो गई है? कुल जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? 58, 60, 62 या 64? यह है कुंभकोणम बेत्रिले, बीच में जो पान के पत्ते पड़े हैं, और थोबलाई मणिक्का माला, ये जो है इसके चारों ओर जो है वो थोबलाई मणिक्का माला है, ठीक है। ये तमिलनाडु के जीआई टैग हैं दोनों के दोनों, और इनको मिलने के बाद तमिलनाडु में जो कुल जीआई टैग की संख्या हो गई है वो 62 हो गई है, 62, याद रखना। प्रश्न इनके नाम से ही पूछ सकता है किस राज्य के जीआई टैग हैं, ठीक है। हाल ही में तमिलनाडु तंजौर के कुंभकोणम बेत्रिले जो कि पान का पत्ता है, और कन्याकुमारी की है थोबलाई मणिक्का माला जो कि फूलों की माला है, उसको केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक उत्पाद यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। इसी के साथ तमिलनाडु के जीआई उत्पादों की संख्या हो गई है 62। अप्रैल 2025 में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, बी है इसका आंसर। 1 से 4 अप्रैल 2025 तक सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। मार्च 2025 में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुई, या भारत अमेरिका व्यापार संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इस तरह से ही प्रश्न कर सकता है। ये हुआ है भारत में, हुआ है नई दिल्ली में। देखिए 26 से 29 मार्च 2025 तक भारत अमेरिका व्यापार वार्ता 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें भारत के वाणिज्य विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 19वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विकसित भारत युवा संसद 2025 या यूथ पार्लियामेंट 2025 नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह जो आयोजन है वो पारंपरिक युवा संसद का नया रूप है जो युवाओं को राजनीति और सार्वजनिक नीति से जोड़ने तथा शासन और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में काम करता है। विकसित भारत युवा संसद को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है, इसको याद रखना है आपको, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। 20वां प्रश्न, 1 अप्रैल 2025 को तीसरी भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुई? तीसरी भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता या तीसरा भारत जापान अंतरिक्ष संवाद, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। यह आयोजित हुई है जापान में, जापान के राजधानी जो है टोक्यो उसमें हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में भी हुई हैं और दिल्ली से बाहर दूसरे देशों की कैपिटल में, याद रखना उसको, कुछ भी पूछा जा सकता है। सब ब्रिक्स कहाँ हुआ है सब याद रखना है आपको। क्वाड वार्ड की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, ठीक है। एक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वो अलग जगह हुआ है, और जो ब्रिक्स का जो जो ब्रिक्स का संसद वाला है
पार्लियामेंट वाला वो अलग हुआ, एक में प्रधानमंत्री गए और एक में गए हैं ओम बिरला, वो अलग अलग याद रखना, सब करा दिया है सीरीज में। देखिए 1 अप्रैल 2025 को तीसरा भारत जापान अंतरिक्ष संवाद, या इसको कह सकते हैं हम तीसरी भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता 2025 जापान के टोक्यो में आयोजित हुई। इस वार्ता में बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित मंत्रालय और एजेंसियां एक साथ आईं और अपनी अपनी अंतरिक्ष नीतियों और प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसमें राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों, द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग, अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता, अंतरिक्ष सुरक्षा, क्वाड अंतरिक्ष सहयोग, ठीक है, क्वाड का मेंबर भी है ना ये ऑस्ट्रेलिया, सॉरी जापान। क्वाड में कितने लोग मेंबर हैं? 4 लोग मेंबर हैं। जापान है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत है और एक और यूएसए है। उद्योग स्तर पर सहयोग और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा हुई, ठीक है, भारत और जापान के बीच में। तो तीसरी भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता कहाँ हुई? जापान में हुई, जापान के टोक्यो में। तो 20 प्रश्न थे ये करंट के, याद रखना इनको, ठीक है। 100 प्रश्न ऑलरेडी करा चुके हैं, उससे पहले भी कराए हैं, ठीक है। फुल टेस्ट पीडीएफ में इसको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी ज्वाइन है।